हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आज के सेशन में हम करेंगे आपकी पीपीबी पेपर नंबर 2 के मॉड्यूल डी को एक ही सेशन में डन। मतलब अगर आप नेक्स्ट 40 to 60 मिनट्स मेरे साथ बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे इस सेशन में, तो आप यूनिट 51 से यूनिट 55 तक सब कुछ पूरा मॉड्यूल डी खत्म कर लेंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और अगर हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वी आर ऑल sorted. Yes, so let's get going. My name is CM Disha Dua. Here we are with unit 51 on your screen. Ethics, business ethics, banking and integrated perspective हमारा यूनिट है। आइए शुरू करते हैं बिजनेस वैल्यूज के साथ। बिजनेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? बिजनेस वैल्यू एक इनफॉर्मल टर्म है। अब एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजनेस वैल्यूज़ हैं, बिजनेस एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं और कुछ सिमिलर सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको छोटे छोटे कीवर्ड से आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर कि जब भी हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल टर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस वैल्यूज़। ठीक, ये एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि बिजनेस के कोर प्रिंसिपल्स को, कोर स्टैंडर्ड्स को बताती है, दर्शाती है, जो कि गाइड करती है कि एक बिजनेस अपना काम कैसे कर रहा है, ये बिजनेस किस बेसिस पे खड़ा हुआ है या ये किसके लिए खड़ा हुआ है ना। द वैल्यूज दैट सम अप योर बिजनेस स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट मेक्स इट स्पेशल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट के जो बिजनेस वैल्यूज हैं वो बोलते हैं लेट्स सर्व कस्टमर्स, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए बिजनेस खड़ा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका बिजनेस वैल्यू। ऐसे ही बिजनेस एथिक्स है, बट बिजनेस एथिक्स में आप प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हो, स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हो, जो गाइड करता है कि इस वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में आपको काम कैसे करना है, कि आपको टीम के साथ जुड़कर काम करना है, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखनी है, आपको अपने मोरालिटी को स्ट्रांग रखना है, आप जो बात कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए। मोर ऑफ मोरल वैल्यूज़ के बारे में आप एथिक्स में बात करते हो। जैसे मैं बात करती हूँ रिसेंट टाइम से मोस्ट एथिकल कंपनी जो इंडिया में हमें दिखने को मिली वो हो रही हैं विप्रो लिमिटेड, टाटा स्टील जैसी कंपनीज। और ये कंपनीज जैसे कि गोदरेज, बजाज, आदित्य बिरला, इन्फोसिस, HDFC, हीरो, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो आर बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। तो अगर मैं आपको बिजनेस एथिक्स की और इंटीग्रिटीज़ के और वर्ड्स बताऊं जो वर्ड्स बिजनेस एथिक्स के साथ रिलेट करते हैं, वो है ऑनेस्टी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कंप्लायंस जो लॉ बोल रहा है ना, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, लॉ को आपको फुलफिल करना है, जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस दिए हुए हैं, और अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करना है, जो वादा किया है वो निभाना है। तो क्या है डिफरेंस बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज़ में, आइए समझते हैं। बिजनेस एथिक्स कुछ गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े रहते हुए आपको अपना काम करना है, जबकि बिजनेस वैल्यूज़ कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आइडल्स हैं, है ना, जो आपको जजमेंट लेने में मदद करते हैं कि मेरे वैल्यूज़ इसके खिलाफ है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, तो मैं एक जजमेंट ले रही हूँ। यस, तो बिजनेस एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम है, जबकि बिजनेस वैल्यूज़ आपको सोचने में मदद करता है। मेरा इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग माई थॉट प्रोसेस, ऐसे हम कई बार यूज़ भी करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। बिजनेस एथिक्स बताता है मॉरली कुछ करेक्ट है या इनकरेक्ट है किसी सिचुएशन के अंदर, जबकि बिजनेस एथिक्स बताता है कि बिजनेस वैल्यूज़ बताता है कि क्या करना चाहिए या क्या आप अचीव करना चाहते हो, उस पर्सपेक्टिव से आप सोचते हो, बट इन अ राइट डायरेक्शन। यस, बिजनेस एथिक्स इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ कितनी सही है या गलत है किसी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, और बिजनेस वैल्यू कोई चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करता है। मैं दे रही हूँ आपको 30 सेकेंड्स, फटाफट से ये दोनों बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज़ की एक बार डिफरेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है
तो हमारे को ये सिंपल बेसिक बातें पता होगी, हमने 30 सेकेंड इस टॉपिक को दे रखे होंगे, तो एग्जाम में जब एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा आई एम श्योर आप आंसर दे पाएंगे। देखिएगा ऑन योर स्क्रीन, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज। I hope guys we are done with this. Now let's bust some myths and talk about certain realities. वैसे तो काफ़ी डिटेल में आपको आपकी बुक में मैकमिलन अगर उठाते हैं वहाँ पे myths के बारे में बात कर रखा है। मैंने इन myths और realities को पैरेलली चलाया है और 4 पॉइंटर्स में सब कुछ कंक्लूड किया है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में क्या है myths एंड रियलिटीज़ रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को ऐसा माना गया है कि बिजनेस एथिक्स के अंदर ऐसा माना गया है कि एंटरप्रेन्योर जो हैं ज़रूरी ही होने चाहिए कि वो इन्वेंटर्स हों, ठीक है। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बारी इन्वेंटर हुई हो, आइडिएटर भी हो सकते हैं। हमने मान लिया कि ओला उबर जैसी एप्स आपकी एप्स आई एज समथिंग दैट वाज ब्रिंगिंग एग्रीगेटिंग द एंटायर इंडस्ट्री, बी इट जोमेटो और स्विगी और ओला और ऊबर, है ना, जो भी रेलेवेंट सर्कमस्टांस है। बट ऐसा नहीं है, आज ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेंटर ही हो, आप आइडिएटर भी हो सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी कंपनीज आपने देखी है जो कुछ आइडिया लेकर आई है, जैसे कि नो कबाड़ स्क्रैप जोड़ के यूज बॉटल्स को भेजकर उसको डील करके इस तरीके से बनाना कि वो यूज़ हो जाए और वहाँ से भी बिजनेस किया जा सकता है, ठीक है जी। मिथ नंबर 2 क्या है? हम बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स पैसों से, अपना सपना जो है वो मनी 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 है, ये मोटिवेशन मोस्ट मोटिवेशन मनी से आता है, ऐसा मिथ है। जबकि रियलिटी है कि मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, पैसे तो आएंगे ही, झक मार के आएंगे, बट एंटरप्रेन्योर अपने पैशन से बनता है ना। जब हम आज तो हम इतना ज़्यादा शार्क टैंक जैसी सीरीज़ देखते हैं जहाँ पे बोलते हैं व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, क्या रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, है ना। तो इट इज़ नॉट अबाउट मनी, येस मनी इज़ गोइंग टू बिकम बिजनेस, पैसे आएंगे ही आएंगे, बट देन अल्टीमेटली इफ़ यू आर पैशनेट, आज नहीं भी आ रहे हैं तो कल आएंगे। ओके, मिथ नंबर 3 कि एंटरप्रेन्योर्स ना रिस्क टेकर्स होते हैं, बट ये रिस्क कैलकुलेटेड होती है दोस्तों, ऐसा नहीं। बहुत सारे बिजनेस रिस्क के चक्कर में, मान लिया रिस्क है तो इश्क है, बट रिस्क हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। टू मच रिस्क के चक्कर में फेल नहीं हो जाए। इंस्टेड ऑफ रिस्क टेकर्स वी कैन से दैट दे आर चैलेंज टेकर्स। ठान लिया है, करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन निकालते हैं। एक जगह पे जाने के, एक जगह पहुंचना है, वो अब कौन सा व्हीकल लेके जाना है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ज़रूरी नहीं कि हम कोई खतरनाक रास्ता लेकर ही जाएं वहाँ। यस, मिथ नंबर 4 कि एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, बट आज तो ऐसा नहीं है। आज तो हमने अपनी मूवी में भी देख लिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आज राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो एंटरप्रेन्योर्स आर मेड एंड नॉट बोर्न। इन 4 पॉइंटर्स में वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंटर्स दैट आर गिवन इन योर बुक मैकमिलन, अगर हम उठाते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। हमारे पास टोटल 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं बिजनेस एथिक्स के, जो मॉरल ग्राउंड्स हैं, है ना, जिससे आप सोच पाते हैं कि कोई चीज़ सही है या नहीं है। वो किन बेसिस पे सोचते हो, क्या प्रिंसिपल्स लेके चलते हो कि डिग्निटी से काम करेंगे, हर किसी को उतनी रिस्पेक्ट देंगे जो देनी चाहिए। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन वेरियस बेसिस, है ना। फेयरनेस, जो भी सही है वो सही है और जो नहीं है उसमें हम प्रेजुडिस नहीं लेकर आएंगे। ऑनेस्टी, जो कहेंगे सच कहेंगे, है ना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और बिजनेस एथिक्स भी वही बात कर रहा है। आप ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, जो भी है जैसा भी है सामने है, अच्छा है या बुरा है, दिस इज़ हाउ इट इज़। आपकी गुडविल, जो वन ऑफ द बिगेस्ट असेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी रेपुटेशन। अगेन इट टॉक्स अबाउट बिजनेस एथिक्स। तो प्रिंसिपल है भैया, अगर आप अच्छा एथिकली बिजनेस कर रहे हैं तो गुडविल ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू फॉलो। जैसे टाटा स्टील
क्या बोलते हैं, टाटा स्टील बोलते हैं वी ऑल्सो प्रोड्यूस स्टील। अरे भैया स्टील का ही बिजनेस है, बट वो बोल रहे हैं वी ऑल्सो प्रोड्यूस स्टील बिकॉज दे बिलीव कि सोसाइटी को सर्व करना हमारा पहला मोटिव है। यस, आपको सोच समझ कर सूझबूझ से काम करना है, ऐसा नहीं बस एक कुछ दिमाग में आया और क्रेजीनेस से अपन ने काम कर दिया, नो। ओके, और हमें दूसरों के लिए कंसर्न भी होना पड़ेगा, चाहे वो एनवायरमेंटल लेवल पे हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी लेवल पर हो, चाहे इन जनरल गिविंग बैक टू द सोसाइटी हो। दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स माय डियर बैंकर्स। ओके, नाउ क्या प्रिंसिपल्स हैं एथिकल बैंकिंग? बिजनेस तो हमें समझ आ गया, बट हम एज बैंकर्स हमें क्या बात ध्यान रखनी है? सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है हमारे एथिकल बैंकिंग का। गांधी जी के बारे में हमारे बुक में बात हो रखी है। गांधी जी ने बोला कि जो जिनके पास पैसे हैं ना, वो लोग कैपिटलिस्ट हैं, वो लोग ट्रस्टीज हैं, उनके वो फिड्यूशरी रिलेशन में होल्ड करते हैं सोसाइटी को। अगर वो सोसाइटी को गिव बैक करेंगे, दे विल ऑटोमेटिकली दे विल ऑल्सो ग्रो, और उसी के साथ साथ सोसाइटी भी ग्रो करेगी। ऐसे ही बैंक, क्योंकि हम पैसों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। और कुछ और फैक्टर्स जो बैंक्स को ध्यान रखने होते हैं वो इंटीग्रिटी, मतलब जो वादा किया है वो निभाना होगा। यस, जो वादा किया है वो निभाना होगा। न्यूट्रलिटी, आप बायसनेस नहीं हो सकता कि हमने पहले से ही डिसीजन बना लिया है, प्रेजुडिस लेकर आ रखे हैं कि हम तो यही आंसर देंगे, यही सही होना चाहिए, तो फिर यू आर नॉट थिंकिंग विद एन ओपन माइंड। और ओपननेस हमने पीछे भी देखी थी। जो आप बात कर रहे हैं ना, इट हैज़ टू बी रिलायबल। ऐसे कुछ हैंकी पैंकी बात नहीं हो सकती, लोग इस पर आश्रित हैं। तो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ देंगे, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी विंडो ड्रेसिंग। यस, और ये रिलायबल भी होनी चाहिए। ओके, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल बैंकिंग डियर बैंकर्स। और इसी के साथ यूनिट 51 होता है ख़त्म। बहुत छोटे से तरीके में मैंने सारे टॉपिक्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इससे रिलेटेड MCQs ऑलरेडी चैनल पर है। संपूर्ण बैच में मैंने इंडिविजुअल डेज में 2 to 3 यूनिट्स आपके साथ करी हैं। अगर आपसे वो मिस हो गई हैं तो आप या तो उसका रिप्ले देख सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं उन नोट्स को pw.live या pw की ऐप पर जाके। संपूर्ण बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स अवेलेबल हैं, जो आपको क्वेश्चंस का भी एक्सपोजर दे देंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ कुछ लगभग 1 घंटा दे दिया मॉड्यूल डी को भी मेरे साथ, और फिर अपने नोट्स भी चेक कर लिए ऑलमोस्ट 1 hour एंड सो देकर, तो आपके 2 घंटे आपको 15 लगभग नंबर दे जाएगा आपके एग्जाम में, जो 50 नंबर पर पहुंचने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, वन ऑफ द ईजीएस्ट यूनिट है, वन ऑफ द ईजीएस्ट मॉड्यूल है गाइस, है ना। चलिए यूनिट 52 पे चलते हैं, एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल। हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं और फिर एम्प्लॉयज़ की ओर चलेंगे यूनिट 53 पर। जब हम वैल्यूज़ बोल रहे हैं, वैल्यूज़ हमारे बिलीव्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारी विचारधारा है, हमारे जैसे गुरुकुल कौन सी मूवी थी, मोहब्बतें में हमारे अमिताभ बच्चन क्या बोल रहे हैं, प्रतिष्ठा, हमारे संस्कार, हाँ, ऑल दोज आर वैल्यूज, राइट, जिससे आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, जिससे अपनी लाइफ में आप जजमेंट्स लेते हैं। वैल्यूज एक पर्टिकुलर मैनर में किस तरीके से एक इंसान काम करता है वो दर्शाते हैं। इट शोज, राइट, इट सेट्स आवर प्रायोरिटीज इन लाइफ, कि किस चीज़ को हमें पहला दर्जा देना है। जैसे फॉर सम ऑफ अस मनी विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, बट हम में से बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड अगेन इट कम्स बैक टू आवर वैल्यूज़, हमारे वैल्यूज़ कैसे हैं, हमारी रूट्स कैसी हैं। तो जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम चॉइसेस बनाते हैं, वो इन वैल्यूज़ पर ही आधारित रहती हैं। यही रीज़न रहता है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को समझना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट है वो देखना कि वो काम कर कैसे रहे हैं, तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा।
वैल्यूज़ दो तरीके की हैं, एक है टर्मिनल, एक है इंस्ट्रूमेंटल ना। टर्मिनल जो एंड गोल है आपका, जो आप अल्टीमेटली लाइफ से चाहते हो, है ना, इट इज़ द अल्टीमेट गोल, जो आप डिज़ायर करते हो कि भैया इस ज़िंदगी में ये तो चाहिए ही। ये एंड गेम मार्वल वाला नहीं है दोस्तों, ये एंड गेम हमारा एज एन इंडिविजुअल बात कर रहे हैं हम। और जब मैं बात कर रही हूँ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इट इज़ अ टूल और अ मीन जिससे आप टर्मिनल वैल्यू तक पहुँच पाओगे, जो अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ से चाहते हो। वहाँ पहुँचने के लिए आपको ये चाहिए। सिंपलेस्ट वर्ड्स में बोलो कि किस तरीके से आप बिहेव करते हो, और ये कोर वैल्यूज़ और परमानेंट इन नेचर रहते हैं। जो ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आप अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में पहुँचना चाहते हो। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि कितने तरीके की वैल्यूज़ हैं, अपन के पास दो हैं, एक है टर्मिनल, एक है इंस्ट्रूमेंटल, और दोनों के बीच में बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दी है। ठीक, अब कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं, जिनको हम अदरवाइज एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं। टोटल 3 गोल्डन रूल्स हैं हमारे पास। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से तो मैकमिलन में क्वेश्चन बना ही हुआ है। कौन सी 3 वैल्यूज़ हैं? आप लोगों के साथ वो करोगे जो आप चाहते हो लोग आपके साथ करें, और आप लोगों के साथ वो नहीं करोगे जो आप नहीं चाहते हो लोग आपके साथ करें। फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो यही बोल रहे हैं, एवरीथिंग यू वांट अदर्स टू डू टू यू, यू शुड डू टू अदर्स, एंड डू नॉट डू अदर्स दैट यू डू नॉट विश देम टू डू टू यू। प्लस ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे आप किसी और के लिए जिससे उनको हार्म हो। डू नॉट डू एनीथिंग टू अदर्स विच इफ डन कैन कॉज हार्म टू यू। ऐसा कुछ भी मत करो भैया जिससे आपका ही नुकसान होने वाला है। ये 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कि आप वो दूसरों के साथ करो जो आप दूसरे से चाहते हो कि आपके साथ करें। आप ऐसा उनके साथ मत करो जो आप नहीं चाहते हो कि वो आपके साथ करें, और ऐसा किसी और के साथ कुछ मत करो जिससे आपको ही अल्टीमेटली हार्म होने वाला है। ये 3 रहे आपके गोल्डन रूल्स, जिनको हम एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू एथिकल डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? जब हम सोच में फंस गए, हमें समझ नहीं आ रहा सही क्या है, व्हाट डिसीजन शुड बी टेक। और एथिकल डिलेमा क्या है? जब दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं और हमारे को उस दोनों राइट में से कोई एक को चुनना है। Ethical dilemma is a situation where an individual or an entity is forced to choose between 2 options that involve moral consideration। जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी का एक डिपार्टमेंट है जो पैसे अच्छे नहीं कमा पा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इसे बंद कर देना चाहिए। बट जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर बंद कर देंगे तो उनका क्या होगा? दोनों ही अपने आप में सही है, बट एक उससे ज़्यादा सही डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी को एथिकल डिलेमा कहते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें बुक में बताए हुए हैं, उनको एक बारी हम क्विक रीड दे देते हैं। आइए, रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा। तो सबसे पहले आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा भैया एक प्रॉब्लम है। जैसे भी हमने बोला कि ये प्रॉब्लम है कि बिजनेस का ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट नहीं दे रहा है, लॉस दे रहा है, बट यहाँ के लोगों को अगर निकाल देंगे तो वो रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। फिर देखना पड़ेगा कि जो हम डिसीजन लेंगे उससे कौन कौन लोग अफेक्ट होने वाले हैं, उस इवेंट के अकर होने से क्या होने वाला है, कैसे, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले लोगों को निकालेंगे, फिर मार्केट में इन्फॉर्मेशन जाएगी, हमारे शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू ख़राब हो सकती है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट जा सकता है, बट हम सर्वाइव कर पाएंगे लॉन्गर रन में। वट एवर इट इज़, सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर आप असर्टेन करोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक टेस्ट लोगे। इफ़ यू आर अवेयर टू स्टैंड ऑन अदर साइड ऑफ द फेंस, अल्टीमेटली आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करना चाहते हो ना, कि थर्ड पार्टी की तरह देखते हैं विदाउट एनी बायसनेस कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है। फिर असर्टेन कर लिया कि कौन सी चीज़ सही है, जैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी, जस्टिस और मर्सी दोनों ही अपने आप में सही है, बट अब आपको एक डिसीजन लेना है ना। आप रेजोल्यूशन प्रिंसिपल लोगे इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए, सोचोगे कि अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट गुड किससे होने वाला है, ज़्यादा लोगों का भला किससे होने वाला है,
और इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को केयर बेस्ड लेते हुए, कंपैशन और लव के साथ आप काम करेंगे। आप वैसे ही काम करेंगे जैसे आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ वो काम करें, है ना। और इस अप्रोच को रीजनेबल और परसुएसिव लेते हुए इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि डिड वी टेक अ राइट डिसीजन। विल हैव टू रिफ्लेक्ट ऑल्सो। क्या ये सारी बातें याद करनी है? नहीं। बट क्या एक बारी पढ़ने से काम चल जाएगा? हाँ जी, क्योंकि एक बारी जब मैंने बोला तभी भी आपने सुना, एक बारी उसी समय देखा भी, और जब आपके पास नोट्स आ जाएंगे आप वहाँ पर भी देख लेंगे। ठीक जी, चलती है। अब चलते हैं कि जब हम एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैनेजर आइडेंटिफाई करता है। किसी भी प्रॉब्लम को पहले तो डिफाइन करता है, उसे असेस करता है कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं और फिर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। हार्वर्ड के एथिक्स प्रोफेसर लिन पेनी ने हमको 4 लेंसेज, 4 पार्ट्स में एक मोरल कंपस दिया, 4 लेंसेज दिए, जिसे बोला कि अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हमारे को इवैल्यूएट करना अपने एथिकल रूटीन को, अपने डिसीजन को बेटर हो जाएगा। कौन कौन से वो 4 लेंसेज हैं जो जिसके बारे में हम मॉरल कंपस बोल रहे हैं, जिसे वो है पर्पस, कि जो एक्शन है वो किस पर्पस के लिए आप ले रहे हो, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है ना। आपके रेलेवेंट प्रिंसिपल्स क्या है जो आप फॉलो करोगे इस डिसीजन को लेने के लिए। कौन कौन से लोग हैं जो इस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं, और क्या आपके पास पावर है इस डिसीजन को लेने की, और कितनी हद तक जा सकते हो। ये 4 फ्रेम्स हैं। इसके अलावा भी कुछ 3 और बातें हैं जो आपको कैरी जी जॉनसन ने दी हैं, जो बोला है कि अगर आप इन पॉइंटर्स को भी ध्यान रखते हैं तो ये डिसीजन जो आप ले रहे हैं मॉरल फ्रेमवर्क को क्रिएट करते हुए एक बेटर डिसीजन लेने के प्रयास में वो और आपको हेल्प करेगा। वो है प्रिस्क्रिप्शन, कि बैंक की पॉलिसीज, रेगुलेशन, लॉ क्या बोलता है। पब्लिक, कल आज वापस उठ के जाना है, मीडिया, जनता जवाब मांग रही है ना। और क्या हम भी दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये 4 जो हमने पढ़े वो तो इन जनरल हैं, और बैंकिंग के एंगल से हमने प्रिस्क्रिप्शन, पब्लिक और पर्सन भी पढ़ा। अगेन ये आप जब 1-2 बारी पढ़ लेंगे तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक, चलते हैं। इसी के साथ यूनिट 52 हुआ ख़त्म। चलते हैं यूनिट 53 की ओर। नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स एंड विल बी डन विद यूनिट 53 ऑल्सो। देखिए, जब हम एक कुर्सी पे बैठते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमारे पास कुछ पावर्स आती हैं, बट अगर हम उन पावर्स को गलत इस्तेमाल करते हैं उसी को अब्यूज़ बोलते हैं, अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। और जब उस पोजीशन का एक गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ 3 मोटी कैटेगरीज, ब्रॉडर कैटेगरीज में चीज़ें कंसोलिडेट करी हुई हैं। सबसे पहले है इनसाइडर ट्रेडिंग। मान लेते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है वो आपको पता है। जैसे ये फार्मा की कंपनी है तो आपको पता है कि कोई एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का मेडिसिन बन रही है। अगर ये मेडिसिन जैसे ही मार्केट में इसकी न्यूज़ आएगी ऑटोमेटिकली जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। आपको इसके बारे में पहले से पता था तो आपने जाके मार्केट से अपने सारे पैसे, अपने दोस्तों के एटसेट्रा के इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी और शेयर्स बुक कर ली। क्या ये सही आपको लग रहा होगा यार तो अच्छी बात है, मुझे पता है, मैंने उसको सोल्यूशन निकाल लिया, मैं भी अमीर हो गया, क्यों सब लोग, वाई शुड रेस्ट एवरीबडी हैव द फन, मेरे को भी फन होना चाहिए। नहीं, बट देखिए समझिए, जब इन जनरल मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, अगर आप मेरे से ये पेन खरीदते हैं तो आपका भी प्रॉफिट है कि आपको ये पेन मिल रहा है, मेरा भी प्रॉफिट है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। बट जब मैं शेयर मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ, किसी का लॉस किसी और का प्रॉफिट बनता है, जिस कारण से इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। सेबी के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं इनसाइडर ट्रेडिंग पे, और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग हो सकता है और बहुत हैवी पेनल्टीज लगती है इनसाइडर ट्रेडिंग में। और ये अगेन अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन ही है। अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, है ना, ऑफिस एज एन ऑफिसर अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए कोई डेटा आपके पास आता है, अगर आप उसका भी मिसयूज़ कर लेते हैं, कोई सीक्रेट्स, कोई कम्पिटिटिव एज जिससे आपको मिल रहा है वो आप लीक कर देते हैं, दैट ऑल्सो इज़ एन अब्यूज़।
यस, प्लस ब्राइब्स कैसी भी हो सकती है, मॉनेटरी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी हो सकती है, कुछ तरह के फेवर्स हो सकते हैं, कोई गिफ्टिंग हो सकती है। ये तीनों ही पॉइंटर्स जो हम कंसोलिडेटेड वे में देख रहे हैं ऑफिशियल पावर का अब्यूज ही है दोस्तों। यस, चलिए अब समझते हैं बैंक की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। बैंक को अपना जो चेक आ रहा है उसे ऑनर करना है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है, यानी कि आओ बहन चुगली करें, नो नो, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। हाँ, फिनेंशियल इंस्ट्रक्शंस अगर कोई दे रखी है किसी कस्टमर ने, लेट्स से कोई स्कूल की फ़ी देनी है, कोई रेंट पे करना है, कोई बिल पे करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देनी है, तो उसे भी फॉलो करना है। रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्डर में मेंटेन करना है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे मॉड्यूल ए के अंदर हमको कुछ बातें बता रहा है कि आपको 5 साल तक लोगों का जो भी ट्रांजैक्शन है उसे मेंटेन करना है। कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर लग रही है तो उसे रिपोर्ट करना है रेलेवेंट अथॉरिटी के पास। अगर कोई अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो अकाउंट बंद होने के 5 साल बाद तक भी चलाने हैं, तो वो सारी बातों को बैंक को ध्यान रखना है, और जब भी कोई अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो उसका नोटिस भी प्रोवाइड करना है। ये सारी ऑब्लिगेशंस हैं गाइस। अलॉन्ग विद इट जो भी RBI और या फिर कोई और लॉ जो भी बैंक के ऊपर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर लगता है उन्हें अबाइड करना है। ये भी बैंक की ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं गाइस। यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट टुडे इज़ वेरी कॉमन। आज आपको एक सोशल प्रॉब्लम आपको हर जगह दिख रही है जहाँ पर लोग फिजिकली सेक्सुअल फेवर्स या फिर जो मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट जो अनवेलकम्ड है ना, सेक्सुअल फेवर्स डिमांड या रिक्वेस्ट करते हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स देते हैं, पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, अनवेलकम फिजिकल वर्बल एंड नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर कर रहे हैं, ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट के परव्यू के अंदर आ जाता है। और अगेन इट इज़ ऑल्सो डेट्रीमेंटल एंड ऑल्सो हैज़ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। फिर बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। देखो, इन जनरल बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक बोलता है, हमारे एक हेनरी फेयल साहब हैं जो बोलते हैं कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है वहाँ पर सिचुएशंस गुड नहीं है, हमें एक पॉइंट पे मर्ज होना पड़ेगा, तभी एक डायरेक्शन में आप जा पाएंगे। कैसे कैसे क्या क्या एग्जांपल्स है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का? जैसे बैंक और उसके क्लाइंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बैंक के एम्प्लॉय और बैंक के बीच में बैंक के एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बैंक के एम्प्लॉय और उसके क्लाइंट के बीच में, पहले तो बैंक और क्लाइंट था, अब एम्प्लॉय और क्लाइंट है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बैंक एक से ज़्यादा क्लाइंट के बैंक के एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। प्रोविजन ऑफ बैंक सर्विसेज टू 2 और मोर क्लाइंट्स के बीच में, मतलब 2 लोगों को अलग अलग बायसनेस है, अलग अलग बैकग्राउंड से आप सेम सिचुएशन को डील कर रहे हैं, अगेन दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, इनको भी अपन को अवॉइड करना है। देन देयर आर 4 फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हमको बुक में दी हुई है। मिनिमम डिस्क्लोजर्स, मतलब जो हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, उनके नीचे कुछ बातें बता रखी हमारे RBI ने, कुछ लॉज ने, कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनकी डिटेलिंग्स प्रोवाइड करनी है। ओके, अगर कोई इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो उसको भी रिवील करना होगा, जो पब्लिक एट लार्ज को पता होनी चाहिए। अगर लोग आप पे पैसे डाल रहे हैं एज शेयर, एज सिक्योरिटीज, एज डिबेंचर्स, कुड बी एनीथिंग, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जो भी डिस्क्लोजर बोल रहा है लॉ अंडर एनी परव्यू, चाहे वो RBI एक्ट हो, BR एक्ट हो, या जो भी एक्ट आप पे रेलेवेंटली लगता है, उनकी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी डिस्क्लोज करना होगा। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है जो बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन अपने ही किसी पर्सन के साथ हो रही है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी आपको ढंग से मेंशन करना होगा। ये रहे, अगर आप अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फेयर रखना चाहते हो, विदाउट एनी बायस रखना चाहते हो, तो ये 4 बातों का आपको रखना है ध्यान। अब HRM एथिक्स, HRM बोले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड, आज जो लोग हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
रिसोर्सेज अपन के पास बहुत सारे हैं, बट जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना, एथिकली मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो लोगों के पैसों से रिलेटेड बात हो, मैन पावर से रिलेटेड बात हो, वर्क फोर्स रिलेटेड बात हो, वो उनको कंपनसेशन कैसे देना है, डेवलपमेंट कैसे होना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होना है, इन सब को सारे इश्यूज़ को HRM एथिक्स के परव्यू के अंदर लिया गया है ना। जैसे मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ तो मेरे साथ एज ए ह्यूमन रिसोर्स व्हेन आई एम डिप्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको एथिकली बिहेव करना है मेरे साथ। मुझे भी इन जनरल एज अ रिसोर्स इट हैज़ टू वर्क विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एथिकल ग्राउंड्स पे बात करता है। However, there are sufficient disagreements in managing HRM issues that stem for various quarters. Of course, there लोग हैं जहाँ दो बर्तन हैं वहाँ खड़केंगे, but solutions निकालने होंगे। तो ये सब बातें कुछ ethical issues के परव्यू में आ जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कुछ किसी तरीके की सेफ्टी और हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, कुछ ले ऑफ्स, प्रिवेसी इश्यूज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब कुछ को ध्यान रखना पड़ता है जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एथिकल ग्राउंड्स पे जज कर रहे हैं। तो यस, विद दिस यूनिट 53 ऑल्सो डन। सेकेंड लास्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, वर्क एथिक्स और वर्क प्लेस समझने चल रहे हैं दोस्तों। वर्क एथिक मतलब ये स्ट्रॉन्ग एथिक्स है, वर्च्यूज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग यूज़ करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एथिक, वर्क एथिक, जैसे अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं है ना, रिसेंट टाइम्स में यू हैव सीन अ लॉट ऑफ इनपुट कमिंग फ्रॉम आवर एंड, बिकॉज it is important for us but it is more important for you। और ये as teachers, we as an organization coming from PW, important है हमारा साइकोलॉजी, हमारी फिलॉसफी, हमारे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज इस पे बेस्ड हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को इवॉल्व करना है, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट देना है एट मिनिमम पॉसिबल स्पेंट। यस तो हम, अगर मैं रिसोर्सेज के बारे में बात करती हूँ, अपने एथिक्स के बारे में बात करती हूँ, तो वर्क एथिक इज जब मैं बीइंग रिस्पॉन्सिबल इनफ काम कर रही हूँ, अपने जो मेरे पास काम मिला है, जो वर्क है, मैं उसको मोरली जस्टिफाई कर पा रही हूँ, वही है वर्क एथिक। जैसे डूइंग योर बेस्ट, बीइंग ऑन टाइम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क एथिक माय डियर बैंकर्स। यस अब कुछ फैक्टर्स जो गुड वर्क एथिक्स को डिफाइन करते हैं, वो है गोल ओरिएंटेड एक्शंस। जैसे मुझे पता था कि आज मेरे पास बहुत सारा ऑलरेडी काम है, बट बिकॉज जो समरी वीडियो लाइव आई थी मॉड्यूल डी की, उसमें वॉइस प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से एट इवन इफ इट इज़ 11 PM और मुझे रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है, तो बी इट लेट इट बी, या सो कम व्हाट मे बी, जो भी है सिनेरियो है, मुझे मैनेज करना होगा। मैंने अपने गोल को इस तरीके से बनाया था कि बाकी चीज़ें मैनेज है, भी रात को करना है तो कर लेंगे, बट करना होगा, क्योंकि मेरा वर्क एथिक गोल ओरिएंटेशन से अलाइंड है। यस ऐसे आपके पास भी चीज़ें होती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी क्वार्टर में, किसी वीक में, किसी मंथ में, किसी फोर्टनाइट में कोई रिपोर्ट्स जानी है, तो लेट जाना होगा ऑफिस से, तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गोल ओरिएंटेशन अलाइंड है हमारे वर्क एथिक के साथ। हमें फोकस को प्रायोरिटाइज करना होगा, है ना, अपने आप को अवेलेबल भी रखना है और रिलायबल भी रखना है। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है अभी हमारा मी टाइम चल रहा है, ऑफिस में बैठ के हम घर का काम कर रहे हैं, बच्चे का स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, नो राइट। एक रिवॉर्डिंग सिस्टम क्रिएट करना होगा कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलने भी वाला है। यस पॉजिटिविटी, देखिए इस पूरे प्रोसेस से पॉजिटिविटी आती है नहीं, व्हेन यू गिव योर बेस्ट and things are aligned, people accept you for what you are because you have been giving your best। तो एक पॉजिटिविज्म भी आता है और कॉन्शियसनेस से हम काम कर पाते हैं। ये सारे फैक्टर्स गुड वर्क एथिक्स के हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मैकमिलन में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। समथिंग बिगर देन सेल्फ, यहाँ पे एक हायरार्की दी हुई है कि सबसे पहले आपको अपना खुद का ख्याल रखना है। जैसे जब एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठते हैं तो कैबिन क्रू हमको क्या बताते हैं कि अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है ना, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो पहले आपको अपना खुद के मुंह पे मास्क लगाना है, अपना खुद का सेफ्टी
बेल्ट पहनिए एटसेट्रा बिफोर हेल्पिंग अदर्स। यस, पहले आप खुद, फिर आपकी फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर रिलीजन, और इन दोनों के बारे में वर्क प्लेस में अपन को बात नहीं करनी है, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज हो सकते हैं। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा यहाँ पर अलग हो सकती है, और अगर हमने इसके बारे में बात करी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्फ्लिक्ट हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। yes, society at large, and then with about global causes जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सब का भी ख्याल रखना होगा। समथिंग बिगर देन सेल्फ, वन सेल्फ, family, community, religion, society at large, and global causes 1 2 3 4 5 6. This is how the hierarchy goes. Am I clear? Very important. Okay, अब अगर हम एथिकल वर्क प्लेस में बिहेवियर रखते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप असेट को प्रोटेक्ट भी कर पाते हो, अश्योर भी कर पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो पाती है। जैसे मैं भी अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ, पूरी टीम का एग्जाम्पल ले रही हूँ। JIB CIB वाला जो आपके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत सारा काम होता है। देयर इज समबडी हु इज टाइपिंग, देयर इज समबडी हु इज अलाइनिंग द क्लासेस, देयर इज अ YouTube मैनेजर हु इज मैनेजिंग ऑल द teachers. There are people at us as teachers coming to you. There are technical team involved. There are people who are involved कि आपको PDFs टाइम पे मिल पाए, है ना। ये हमारा वर्क एथिक है, जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज पे बेस्ड है। ऐसे ही आपका बैंक, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पेक्टिवली भी ऐसे ही काम कर रही हैं, और तभी ग्रोथ पॉसिबल है। यस, टीम वर्क विल डेवलप। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल हमारी टीम का दिया। पब्लिक इमेज और ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है जब आप एथिकली करेक्ट होते हो, जिसके लिए हम टाटा को बहुत बार यूज़ करते हैं, और अब तो PWB आपके पास एग्जाम्पल है। यस, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बिकम्स ईजी व्हेन हम एथिकली काम करते हैं। ट्रबल फ्री एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम कुछ कंट्राडिक्टरी या कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर रहे हैं। नो वन लेफ्ट नेगेटिव, देयर इज नो वन हु इज लेफ्ट नेगेटिव, बिकॉज एथिकल एनवायरनमेंट इज सच दैट लीगल इश्यूज कम होते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ एथिकली फॉलो किया है। और कंपनी जो है वो विल टच न्यू लेवल ऑफ सक्सेस, ग्रोथ तो होनी ही है जब आप एथिकली बिहेव कर रहे हो। और ये सारे ही इम्पॉर्टेंस हैं, आपके बेनिफिट्स हैं आपके एथिकल बिहेवियर के। ठीक जी, इसी के साथ हम अनएथिकल बिहेवियर लोग करते क्यों हैं और उसकी क्या रेमेडीज हैं उनको भी समझ लेते हैं। कॉज क्या है कि अगर कोई मैन्युअली नहीं कि ये सही है और ये गलत है, ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। लोगों को फियर ऑफ एक्शन, लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन है कि अगर ये किया तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। यस, अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, बस हवा में बातें हो रखी हैं, चलो छोड़ो ना, करते हैं, जितना होता है कर लेते हैं, नहीं होता तो नहीं करेंगे। कोई एम्प्लॉयज़ को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो भी नेगेटिव तरीके से। अनप्रिंसिपल्ड लीडरशिप है, मंकी सी मंकी डू, जैसे ऊपर वाला करेगा वैसे नीचे वाला करेंगे, तो ऊपर वाले अगर सही नहीं कर रहे हैं तो नीचे वाले भी वैसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास है आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, आप फोकस प्रॉब्लम पे रख रहे हो सोल्यूशन की जगह। और अगर हम इन सबको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये रही हमारी रेमेडीज। मैनुअल नहीं है तो मैनुअल लेकर आओ। लीडरशिप अच्छा करेगी तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग भी अच्छा करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है ना उसे जड़ से निकालो, निपिंग ऑफ एथिकल बिहेवियर इन द बड, जड़ से हटाओ जो प्रॉब्लम है। यस, फ्रीक्वेंट यूटिलाइजेशन करो जो मैनुअल बनाया है, पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव बातें मत करो, है ना। जो अच्छा करोगे तो रिपल इम्पैक्ट में अच्छा होगा, और ऐसे ही नेगेटिव भी चलता है। उसके बाद बात करते हैं विसिल ब्लोइंग के बारे में। विसिल ब्लोइंग मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो रही है और आपको इन्फॉर्मेशन पता है और आपको पता है आपके ऊपर वाला तो सुनेगा नहीं, देन यू हैव टू मे बी सरपास एंड गो इवन अप, या बाहर जाके किसी को बताना है तो बताना पड़ेगा। ये आया विसिल ब्लोइंग एक्ट 2011 के अंदर, जहाँ पे CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2004 में ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और डेजिग्नेटेड एजेंसी हो गई थी, जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में कंपीटेंट अथॉरिटीज़ को, पर्सनल्स को बताना है, और इसके लिए आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ यूनिट हुआ 54 डन। लास्ट यूनिट कर रहे हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स, फिर और ध्यान से सुन लीजिए मुझे। और आज का सेशन अपना आखिरी सांसें गिन रहा है। बैंक एथिक्स एंड चेंजिंग डायनेमिक्स यूनिट 55 पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों।
अगर मैं बैकग्राउंड बोलूँ तो एक कमिटी हेड हुई थी डॉक्टर सी रंगराजन के अंडर उस 1884 में मैकेनाइजेशन काम कैसे होना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री में, और 1888 के अंदर कंप्यूटराइजेशन के बारे में बात हुई थी। रिजर्व बैंक ने एक कमिटी बनाई थी जैसे कमिटी ऑन टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम, जैसे आज हमारे पास PSSA है, पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट एक्ट है, 2002 में आया था। बैकग्राउंड में आज हमारे पास चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें फास्टर होना, इट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, टाइम की, एफर्ट्स की, टेक्नोलॉजी की, डिजिटलाइजेशन की, जो आज हम यहाँ तक बैंकिंग में एट सच अ ग्रेट लेवल पहुँच चुके हैं और अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें इकोनॉमिकली बेटर होना है। ये चेयरमैनशिप थी ऑफ श्री WS सराफ, दोनों नाम अपन को याद रखने हैं, डॉक्टर सी रंगराजा भी और श्री WS सराफ भी। सी रंगराजा के अंदर 2 कमिटीज़ बनी थी, 1984 और 1988 के अंदर कंप्यूटर और मैकेनाइजेशन की, और कमिटी ऑन टेक्नोलॉजिकल इशू रिलेटेड पेमेंट सिस्टम, चेक क्लियरिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सेटलमेंट, बैंकिंग इंडस्ट्री, ये चेयरमैनशिप थी डॉक्टर श्री WS सराफ। दोनों नाम अपन को याद रखने हैं, वी हैव टू लर्न गाइस। ठीक, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। ऑफ कोर्स बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमको इवॉल्व करते हुए दिखाते ही चले जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल RTGS और NEFT हो, या फिर MICR बेस्ड चेक प्रोसीडिंग हो, ATMs हो, CBS हो, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो, फ़ोन और टेली बैंकिंग हो, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो, या फिर कार्ड बेस्ड पेमेंट्स हो। ये सब कुछ आज हमारी बैंकिंग टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को दर्शा रहे हैं दोस्तों। Yes, now let's talk about credit information system. Of course, it is important. हर एक इंसान जो लोन ले रहा है, जिसको एडवांस दिया जा रहा है, उसके बारे में अगर हमारे को क्रेडिट वर्दीनेस नहीं पता होगी, उसका स्कोर नहीं पता होगा, वो कितना भरोसेमंद है कि पैसे हमसे लेगा तो वापस दे देगा, वो आज हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता चलता है, जिससे जो भी नेसेसरी प्रोटेक्शन एक कस्टमर से मिलनी चाहिए जब लोन दे रहे हैं, ताकि बैंक विक्टिमाइज ना हो ऑफ डिफॉल्टिंग ऑफ NPAs इन फ्यूचर। उसके लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 के अंदर। एंड हियर कम्स पैटेंट, द लास्ट टॉपिक। पैटेंट क्या है? पैटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हम अपने दिमाग, हमने मस्तिष्क, हमने अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए कुछ बनाया है, जिसे हमारे को एक्सक्लूसिव, खाली हमें, सरकार को भी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई भी किसी भी पर्पस के लिए, विदाउट आर somebody who owns that patent, उसकी मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इम्पोर्टिंग, किसी भी पर्पस के लिए फॉर 20 years नहीं कर सकता है। और यहाँ पे भी एक्सटेंशन होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उतनी डिटेल्स में जा नहीं रही हूँ। यस, एंड विद दिस we come to the end of the session guys. Less than an hour approx and we are done. Khatam. Unit 51, 52, 53, 54, 55, all units combined module D done guys. I hope guys you had a great time learning. कोई question, कोई doubt है तो comment box में बताइए। हम unit wise summary कर रहे हैं module B की भी channel पर, तो videos भी आप देखते रहिएगा। और कुछ आपको हमारी तरफ से चाहिए तो let us know in the comment box, we will definitely provide that to you as well. अभी लेते हैं आपसे अलविदा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.